अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको रिसर्च करना है कि आप मास्टर करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसी नोट में मैं अपने मेरे दोस्त हर्षित वर्मा का स्वागत करता हूँ आज के ज्ञानबाजी पॉडकास्ट में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित वर्मा है और मैं मूल रूप से अयोध्या यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और बैचलर्स मैंने बीटेक किया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रायबरेली फिरोज़ गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद फिर मैंने गेट के थ्रू आईआईएससी में एडमिशन लिया एमटेक रिसर्च प्रोग्राम में, विच आई लेटर कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट पीएचडी। इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आप कैसे हम मास्टर को पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि हम डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं क्या, क्योंकि ऑप्शन होता है कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। तो क्या प्रोसीजर है इसके बारे में बात करेंगे। आपने एमटेक में कब एडमिशन लिया? 2018। अच्छा, तो आप गेट के थ्रू आए होगे, तो गेट में कितना रैंक था आपका? गेट में मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में AIR 110 था। 110 था। ग्रेट। आप एमटेक रिसर्च के लिए अप्लाई किए थे, तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ होगा? जी हाँ, मतलब बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस सेम होता है। 110 रैंक पे आई थिंक आईआईएससी में डायरेक्ट एडमिशन तो पॉसिबल नहीं था। डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ कोर्स वर्क प्रोग्राम्स में होता है। एग्जैक्टली। सो देन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स विद रिसर्च, जिसके लिए फिर इंटरव्यू कॉल आया, जिसको क्लियर करने के बाद फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया। ओके, ग्रेट। फिर एक कैसे मन बनाया कि पीएचडी करने के लिए जाना है? हाँ, सो जब मैंने मास्टर्स यहाँ पे ज्वाइन किया था अंडर प्रोफेसर जगदीश इन लेबोरेटरी फॉर हाइपरसोनिक्स एंड शॉकवेव रिसर्च, तो जब मैं मतलब आपको सारे अवेलेबल प्रोफेसर से मीटिंग करना होता है उनको सेलेक्ट करने से पहले। सो मेरा मन हमेशा से हाइपरसोनिक्स की फील्ड में काम करने का था। सो मैंने सीधे प्रोफेसर जगदीश से कांटेक्ट किया, जो कि उस टाइम अवेलेबल थे। ही वाज टेकिंग स्टूडेंट्स। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हर्षित, हमारी जो फील्ड है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिसर्च गोल। ओके। सो मेरा भी वही मन था शुरू से। तो मैंने उनको बताया कि सर, मेरा भी लॉन्ग टर्म रिसर्च का ही प्लान है, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ आगे। तो फिर उन्हें भी अच्छा लगा इन अ सेंस। सो तुम्हारा काम पसंद आया बोल सकते हैं। उस टाइम तो कुछ काम नहीं था, बट मेरा एटीट्यूड या मेरा नज़रिया कि आगे वो कैसा काम करना है। हाँ, तो वो आगे 5 साल सोच लिए होंगे कि कैसा काम करेगा बंदा, इसलिए तो इंटरेस्टेड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज ए मास्टर्स स्टूडेंट मुझे। और फिर ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने मास्टर्स के कोर्स वर्क से ज़्यादा कोर्स वर्क किया, बिकॉज आई वांटेड टू कन्वर्ट टू पीएचडी। तो उन्होंने मुझे तो पहले ही हाँ, तो इसके बारे में आते हैं कि मास्टर्स के लिए कितना कोर्स करना पड़ता है और पीएचडी के लिए कितना कोर्स करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि मास्टर का 2 प्रोग्राम होता है यहाँ पर। मास्टर एमटेक कोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, एक एमटेक रिसर्च प्रोग्राम। तो एमटेक रिसर्च प्रोग्राम को एमएस भी बोलते हैं, मास्टर इन साइंस। सो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम कोर्सेज लेने पड़ते हैं। आपको 4 कोर्स लेना पड़ते हैं, उसका बाद आपको रिसर्च वर्क करना है। 2.5 साल में आपका मास्टर डिग्री मिल जाएगा। लेकिन कोर्स प्रोग्राम के लिए क्या होता है, एमटेक कोर्स प्रोग्राम के लिए आपको 64 क्रेडिट्स करने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो लगभग 5 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर करने पड़ते हैं आपको, 4 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट भी रहता है। तो ये बहुत हेक्टिक काम हो सकता है और ये एक जैसे बीटेक टाइप का ही होता है। लेकिन रिसर्च में बहुत कम कोर्स करने पड़ते हैं, 4 कोर्स करने पड़ते हैं, और आपको जल्दी से कोर्स कंप्लीट करके फिर रिसर्च काम करना पड़ता है, फिर आपको एमएस का डिग्री मिल जाता है। तो आपने एमएस में एडमिशन लिया था, तो उसके लिए तो 4 कोर्स करना पड़ते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए आपको फिर कैसे हुआ और कितने कोर्स किए, इसके बारे में थोड़ा बताओ। एमएस रिसर्च का जो कोर्स वर्क है, एमटेक रिसर्च का जो कोर्स वर्क है, उसमें आपको टोटल 12 क्रेडिट्स करने होते हैं। 12 क्रेडिट्स, ओके। सो 12 क्रेडिट्स आप यूजली कोर्सेज 3 क्रेडिट्स पर कोर्स के होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए। सो 4 कोर्सेस करके आप 12 क्रेडिट्स पूरे कर सकते हो। आप अदर कोर्सेज भी ले सकते हो जो कम क्रेडिट्स के होते हैं, फिर आपको ज़्यादा कोर्सेज करने पड़ेंगे। प्लस आपको रिसर्च वर्क करना होता है, जिसमें आपको अपना लिटरेचर रिव्यू और फिर आपका रिसर्च, देन उसमें फिर आपका डिफेंस होता है, करिकुलम होता है, एवरीथिंग।
क्योंकि मुझे मास्टर्स को कन्वर्ट कराना था पीएचडी में। इसमें जो रूल है आईएससी का, उसमें ये है कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद और थर्ड सेमेस्टर के बाद आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं थ्रू योर डिपार्टमेंट चेयरमैन टू कन्वर्ट योर एमटेक रिसर्च और मास्टर्स कोर्स वर्क इफ समवन इज विलिंग टू इनटू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। तो ये दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप एमटेक कोर्स प्रोग्राम में भी हो और एमटेक रिसर्च में हो तो आप एलिजिबल हो आफ्टर 1 ईयर 2 सेमेस्टर के बाद। आफ्टर 2 सेमेस्टर्स और थर्ड सेमेस्टर इफ यू वांट। ओके, थर्ड सेमेस्टर भी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो उसके लिए फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टूडेंट्स हैंडबुक में लिखा हुआ है वो है कि आपका CGPA 8 होना चाहिए। ओके। एंड यू कैन अप्लाई ऑल्सो इफ़ यू हैव CGPA of 7.5 or above. If you have some exceptional abilities or exceptional contribution into your research work. Okay. So it depends on your supervisor's recommendation plus your department chair. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि अगर हमको ऑफिशियली जाना है तो 8 पॉइंटर चाहिए फर्स्ट 2 सेमेस्टर में या फर्स्ट 3 सेमेस्टर में, अगर थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो जितना भी आपका कोर्स वर्क है ओवरऑल आपका CGPA 8। हाँ, तो ओवरऑल CGPA 8 होना चाहिए, 8 या 8 एंड अबव। तो उसके बाद लेकिन अगर आप 7.5 हो तो भी अगर आपके गाइड रिकमेंड करते हैं तो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। If you have something to show in your research work, okay, then they will consider you. Great. हमारा कितना पॉइंटर था और तुमने कैसे कराया? At the end of second semester मेरा पॉइंटर 7.5 ही था। ओके। प्लस मेरा एक कॉन्फ्रेंस पेपर था। ग्रेट। जिसके थ्रू फिर मैंने अप्लाई किया अपने गाइड से बात करके। सो ही अग्रीड, देन आई अप्लाइड थ्रू डिपार्टमेंट चेयरमैन। तो मेरे केस में प्रोसीजर ये था कि एक डिपार्टमेंट कमेटी बनी। ओके। देयर वर 4 एग्जामिनर्स, एक डिपार्टमेंट चेयर प्लस माय गाइड। सो उन्होंने मेरा रिव्यू टेस्ट लिया ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और 1 आवर, जिसमें मेरा प्रेजेंटेशन था प्लस क्वेश्चन आंसर सेशन। आफ्टर दैट दे वर सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस, देन दे रिकमेंडेड मी फॉर फर्दर प्रोसीजर। तो ये जो कमिटी से वो क्या डिपार्टमेंट की कमिटी थे कि पूरा इंस्टीट्यूट से आए थे? नहीं, मतलब इंटरनल रिव्यू कमेटी होता है, वो डिपार्टमेंट का होता है, हेडेड बाय डिपार्टमेंट चेयरमैन। ओह ग्रेट। उसके बाद आपका मतलब वो एक रिकमेंडेशन लेटर फिर आपके एप्लीकेशन के साथ एकेडमिक सेक्शन भेजते हैं कॉलेज, फिर वहाँ से फाइनल अप्रूवल मिलता है। अब लोगों के में डाउट होगा कि एमटेक जो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर ज्वाइन किए होते तो उनको 31,000 रुपीज़ स्टाइफंड मिलता, लेकिन आप एमटेक एज ए एमटेक स्टूडेंट आप स्पेंड कर चुके हैं 1 ईयर, तो आपको 12,400 समथिंग मिलता है और उसके बाद फिर पीएचडी के लिए 31। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ पैसे लॉस हो गए हैं वहाँ पर, है ना कुछ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। लॉस का इसमें सीन नहीं है, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग डेट जो होगा, क्योंकि यू आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। सो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम होता ही बीटेक के बाद है। सो आपका ज्वाइनिंग डेट वही रहेगा जो मास्टर्स का ज्वाइनिंग डेट होता है। जो भी आपका स्टाइपेंड नहीं मिला है या फिर कम मिला है एमटेक, हाँ, पीएचडी वो के एरियर के फॉर्म में, व्हेन यू गेट अप्रूव्ड देन यू विल गेट ऑल द रिमेनिंग अमाउंट। ओके ग्रेट। तो अगर आपको मान लेते हैं कि हमने सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई किया, सेकंड सेमेस्टर के बाद और आपको मिल गया, तो आपका जो 1 साल का जो 2 सेमेस्टर का जो पैसा है जो वो रहेगा, वो पूरा होगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि आप कोई स्टाइपेंड लूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है ना। और क्योंकि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट भी रहते हैं तो भी आप कोर्स वर्क करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बस एडमिशन एमटेक के स्टूडेंट के रूप में लेना है, लेकिन आप बाद में कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ, मतलब आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए रेडी हैं और आपने मास्टर्स ज्वाइन किया है और बाद में आप फील करते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है एकेडमिक एंड रिसर्च, तो आप अपने प्रोफेसर से बात करके इसके लिए अप्लाई। तो इन सब में कितना टाइम लग जाता है जब आप अप्लाई करते हैं, फिर आपका रिव्यू कमेटी बैठता है और फिर उसके बाद फिर आपको एज डायरेक्ट पीएचडी स्टूडेंट इनरोल हो जाते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? एक्चुअली यूजुअल प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अप्लाई करते हो और विद इन फ्यू वीक्स आपको रिस्पांस मिल जाता है। और जहाँ तक रिव्यू एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, वो भी विद इन 10 डेज़
अरेंज हो सकता है। एंड जो एक्चुअल टाइम स्पैन है सारे प्रोसीजर का, आई थिंक विद इन 3 months हो जाना चाहिए। बट बिकॉज इन माई केस मतलब बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाउ मच टाइम? आई थिंक मैंने अप्लाई किया था 3rd सेमेस्टर के एंड में, एंड माई एग्ज़ाम ऑल्सो गॉट फिनिश्ड बाय दिसंबर आई थिंक 20th दिसंबर और समथिंग मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। बट उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट से रिकमेंड हो गया था, सो इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट आई विल गेट कन्वर्जन। सो आई टुक फर्दर 2 courses. I took 6 courses before, and I took remaining 2 courses in the 4th semester. Okay. So to get it completed, like अप्रूवल तो आएगा अगर मिड सेमेस्टर आएगा तो मैं फिर रजिस्ट्रेशन डेट निकल जाती है कोर्सेज की। सो मैंने अपने प्रोफेसर से बात करके मैंने कोर्स वर्क जो रिमेनिंग कोर्सेज थे उसका ज्वाइन कर लिया था। बट देन ये 2020 की बात है, 2020 स्टार्टिंग की। सो फरवरी तक तो सब कुछ ठीक था। फरवरी लास्ट में मैंने कॉन्फ्रेंस पेपर भी प्रेजेंट किया IIT मद्रास में। ग्रेट। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया 16th March। Then it took a really long time. Like I got my confirmation letter in September something. September. Okay. Yes, mid September में मुझे। तो आपको 6 to 7 month लग गया था। हाँ, मतलब अगर कोविड नहीं होता तो शायद मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट। तो ये 1-2 मंथ लग सकता है, लेकिन अगर तो अगर सजेशन अगर किसी को देना है तो मैं तो बोलूँगा कि आप पैरेलली करते रहो अपना कोर्स वर्क या फिर रिसर्च जो भी करना है, और आप इधर अप्लाई कर दिए रहो। मतलब कोर्स वर्क लेने का कोई अपर कैप नहीं है। हाँ, वो तो आई सी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने इससे ज़्यादा कोर्सेज नहीं ले सकते। मैंने भी 6 कोर्सेज किए थे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, जबकि एमटेक रिसर्च के लिए केवल 4 कोर्सेज मतलब 12 क्रेडिट्स के कोर्सेज करने होते हैं। सो क्योंकि मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे कन्वर्जन के लिए जाना है, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कन्वर्ट कराऊंगा फिर कोर्सेज कंप्लीट करूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन हो जाता। एग्जैक्टली। हाँ। सो इस वजह से, और बिकॉज आफ्टर 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर मैंने पूरा रिसर्च वर्क पे ध्यान दिया था। सो इन दैट सेमेस्टर आई डिड नॉट टेक एनी कोर्स, बिकॉज मैंने अप्लाई ही नहीं किया था कन्वर्जन के लिए। बट मेरे पास सिर्फ 2 कोर्सेज थे कंप्लीट होने के लिए। जैसे ही मुझे कन्वर्जन का अप्रूवल मिलता मैं बाकी रिमेनिंग 2 कोर्सेज करके क्रेडिट्स कंप्लीट कर लेता, जो कि मैंने किया फिर 4th सेमेस्टर में। तो आप पीएचडी में कन्वर्ट करा लिए, उसके बाद क्या आपको एज अ सेम पीएचडी डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलर के रूप में ट्रीट करेंगे, या आपका स्टाइफन तो आएगा ही उतना, और क्या आपको कॉम्प्री देना पड़ता है? जी, कॉम्प्री मतलब आप नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट की तरह ट्रीट होगे। आपको आफ्टर 2 years कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्रहेंसिव के लिए अप्लाई करना होगा, कॉम्प्रहेंसिव क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर आपको फर्दर कंटिन्यू। लोगों के मन में एक और डाउट रहता है कि हम बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या हमको मास्टर डिग्री मिलेगा, मास्टर का डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके बारे में थोड़ा बता दो। हाँ, ऐसा रूल है कि आपको मास्टर्स और पीएचडी बोथ डिग्रीज मिलती हैं, बट आपको दोनों साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 years के बाद मास्टर्स दे दिया जाएगा और फिर 5 years, मतलब आपको दोनों डिग्रीज एक साथ मिलेंगी। तो एट द एंड ऑफ योर रिसर्च यू विल गेट मास्टर डिग्री एज वेल एज पीएचडी डिग्री बोथ। तो लेकिन आपको कोर्स वर्क उतना करना पड़ेगा, ऐसा है? कोर्स वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि रेगुलर पीएचडी में आपको आई थिंक 4 कोर्सेज ही करने होते हैं मास्टर्स के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं, और डायरेक्ट पीएचडी में आपको 8 कोर्सेज करने होते हैं मिनिमम। सो कोर्स वर्क डबल है, क्योंकि 4 courses ऑफ मास्टर्स एंड 4 courses ऑफ पीएचडी। यू आर डूइंग ऑल 8 courses एंड एंटायर रिसर्च वर्क। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू लेस वर्क। तो इवन आप अगर एमटेक रिसर्च में एडमिशन लिए हैं और आपको पीएचडी में कन्वर्ट कराना है, तो आप शुरू के स्टार्टिंग के ही सेमेस्टर में अगर आप 8 कोर्सेज कर जाते हैं या 3rd सेमेस्टर तक, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे ख्याल से। इट डिपेंड्स, लाइक आपको रिसर्च वर्क पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि एमटेक रिसर्च में कोर्स वर्क इसीलिए कम होता है क्योंकि आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सम रिसर्च, सॉलिड रिसर्च। जो एमटेक कोर्स वर्क होता है उसमें आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हो फाइनल सेमेस्टर में और आपका कंप्लीट हो जाता है। बट डूइंग रिसर्च फ्रॉम स्क्रैच इज मच मोर डिफिकल्ट दैन डूइंग अ प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय योर गाइड। यू नो, रिसर्च वर्क में जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, आप प्रीवियस लिटरेचर स्टडी करते हो, फिर उससे आप देखते हो कि
क्या क्या किया गया है पास्ट में, क्या लैकिंग है, और हमारी लैब में हम क्या करते हैं, और मैं आगे किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किस फील्ड में, या फिर कुछ नया कैसे कर सकता हूँ. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग ऑन योर ओन. लाइक इन कोर्स वर्क योर गाइड विल सजेस्ट लाइक you do this is the part of this research and we are doing this, can you do this analysis and put it in your project. It is like that. So it is entirely different thing in तो MTech हाँ research. तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर आप एमटेक के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको बना बनाया सामग्री मिल जाएगा उससे. You get a lot of help. And because you don't have much time, you have just one semester or an year at most. और आप ऑलरेडी इतने कोर्स वर्क कर रहे हो, सो यू डोंट इवन हैव टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने कोर्सेज कर रहे हो. बिकॉज आई हैव सीन एमटेक कोर्स वर्क स्टूडेंट्स डूइंग कोर्सेज टिल देयर पेनल्टीमेट सेमेस्टर. लाइक 2 years का होता है, तो वो 3 सेमेस्टर तो वो लोग कोर्स वर्क करते हैं, एंड मिनिमम 5 courses दे डू per semester. They don't have time to do research and all. So yes, they get a lot of help. Like project work is like you have some skills in using some tools, some analysis tools or some other tools. You can apply it doing a certain work, certain part of some research work, and that will go into your project. Like I have contributed this thing, this was required there, I did this, and this is my project. It is basically like BTech project, but BTech we do very primary kind of things, you know. But masters mein it is a little advanced, but it's similar to your BTech project. Like you do something जो कि कुछ नया नहीं है, but it is a requirement somewhere, and you have put in your work there, and this is like you are able to do that thing. That is a kind of skill that you show. Like in your resume also it goes like this is the skill I have because I have done this. ओके. Yes. तो तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रोजेक्ट के बारे में और रिसर्च के बारे में. तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द डाउट हमने आंसर कर दिए हैं इस वीडियो में. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. हर्षित और मैं ट्राई करेंगे आंसर करने का. हर्षित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें. थैंक यू.